जय हिंद एवरीवन। तो भैया देखिए, आपका एयरफोर्स एक्स और वाई का एग्ज़ामिनेशन एकदम सिर पर आ गया। समझ लीजिए आप 22 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 3 से 4 दिन तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी कंटिन्यूसली। तो आप लोग चलिए होली जल्दी से मना लीजिए, और होली मनाने के बाद बल्कि होली मनाते रहिए आप, लेकिन मेरी एक सलाह है, मेरा एक सुझाव है कि आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। आप लोग मॉडल पेपर्स लगाइए, सॉल्व कीजिए आप। तो थोड़ा सा अपने आप को आप देखिए कि आप कहाँ पर हैं, किस में गलतियाँ कर रहे हैं आप कहाँ पर हैं, किस में गलतियाँ कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या लेवल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं मॉडल पेपर सॉल्व करने पर या तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने पर, मॉक टेस्ट लगाने पर। तो भैया बिल्कुल आप मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट बैक टू बैक एकदम लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एक मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि भाई 20 क्वेश्चंस आते हैं एयरफोर्स में इंग्लिश में, चाहे ग्रुप एक्स हो चाहे वाई हो। नंबर 1, क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी जानकारी मैं इसमें आपको दे रहा हूँ इसी पेपर सेट के थ्रू। तो चलिए भाई फिर रेडी हो जाएं। पहला क्वेश्चन आता है साइनो का। जैसा कि पहला क्वेश्चन साइनो मैंने लिखा हुआ है। अब इसका आप मेरे को बताइएगा कि डेल्यूजन का साइनो क्या होता है। तो डेल्यूजन मतलब होता है वहम या भ्रम। डेल्यूजन होता है भ्रम या वहम, भ्रम या वहम। अब इसका साइनो क्या होता है भैया, इसका साइनो होता है हैलुसिनेशन। आंसर हो गया। बाकी ये तीनों एडिक्वेट, सफिशिएंट, एनफ मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त होता है, इसका मतलब होता है पर्याप्त, ठीक ठाक। तो भैया ये तीनों साइन हो गए। और यहाँ पर ये क्वेश्चन डेल्यूजन का साइन हो गया हैलुसिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डोलफुल मतलब होता है उदास, डोलफुल मतलब होता है उदास। ये भैया एक एंटो आ गया है, आप यहाँ बताइए। अब डोलफुल जिसका मतलब उदास होता है, इसका एंटोनिम क्या होगा बताएं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। चीयरफुल प्रसन्न, एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्च, फिजूल खर्ची। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब यही होता है फिजूल पैसे खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची। ग्लूमी होता है भैया उदास। अब आप बताएं आंसर क्या होगा इसका। तो उदास का भैया एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। एक साइनो हो गया, एक एंटो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या भैया। ये भैया वन वर्ड आ गया, वन। वह व्यक्ति हु डज समथिंग, जो कुछ करता है, नॉट प्रोफेशनली, एक व्यवसाय के तौर पर नहीं, बट फॉर प्लेजर, बल्कि आनंद के लिए। वह व्यक्ति जो किसी काम को केवल मस्ती के लिए करता है, पैसे वैसे कमाने के लिए नहीं, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमचर, मतलब शौकीन या अव्यवसायी। व्यवसायी, शौकीन या अव्यवसायी। पैंडेमोनियम भैया ये आंसर हो गया। ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को एक शौक के रूप में करे, एक मज़े के रूप में करे, पैसा कमाने का उसका इंटेंशन ना हो उस काम को करने के लिए। एमटर। पैंडेमोनियम होता है भैया शोरगुल, कोलाहल, शोरगुल या कोलाहल। पोलीग्लॉट, बहुभाषी, अनेक भाषाओं का ज्ञाता, बहुभाषी, अनेक भाषाओं का ज्ञाता। रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। अल्पभाषी कम बोलने वाला, तो यहाँ हो जाएगा आपका एमटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइनो हो गया, एक एंटो हो गया, एक वन वर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया भैया ईडियम।
ईडियम भी आपका टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट, गलत व्यक्ति से सहायता की उम्मीद करना, गलत व्यक्ति से सहायता की उम्मीद करना, गलत व्यक्ति से सहायता की उम्मीद करना। अब आप चारों जब पढ़ेंगे टू फेल इन वंस प्लान बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल, ये देखो भैया पहले आंसर हो गया यार, ये तो पहले आंसर। लेकिन जब भी आप ईडीएम का आंसर दें तो मेरी सलाह है कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ लें। जब भी आप वो कैब को सॉल्व करें तो साइनो करना है कि एंटो करना है, उसका डायरेक्शन पढ़ लें। स्पेलिंग करेक्शन में मिस स्पेल्ड फाइंड आउट करना है कि करेक्टली स्पेल्ड फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन पढ़ लें आप ज़रूर ध्यान से। अगला, अब देखो यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन है वो कैब का कि इसमें कौन सा करेक्टली है भैया। जब एक ही वर्ड को 4 तरीके से लिखा जाएगा तो उसमें करेक्टली ही पूछेगा। मैस्कर, MASSACRE, मैस्कर, असैसिन, कौन सा करेक्टली है ना, ASSASSIN, म्यूज़ियम, बैंक। ये देखो इसमें लिखना था, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड पूछना था, क्योंकि इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। तो इसमें होना चाहिए था रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड आपको ढूंढना चाहिए था। रॉन्गली स्पेल्ड मतलब कि 4 में से कौन सा एक गलत है। तो बैंकरप्सी की स्पेलिंग होती है BANK, बैंक, RUPTCY, बैंकरप्सी। अगला देखिएगा, ये आ गया भैया एक्टिव पैसिव। द प्रिंसिपल प्रॉमिस्ड द बॉयज़ अ हॉलीडे, प्रॉमिस्ड एक्टिव वॉइस में है भैया, क्योंकि V2 है आपका, ये V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वाज एवर आएगा। आंसर हो गया C। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखो भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कम 1 से 2, वाइस से कम 1-2 क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं, एकदम 100% जान लीजिए आप। अच्छा, ये है आपका नरेशन, क्योंकि नरेशन से भी कम 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, प्लीज़ आ गया भैया, प्लीज़। अरे भैया प्लीज़ आ गया तो कुछ नहीं, पहले देखो कहीं रिक्वेस्टेड है। रिक्वेस्टेड आ गया, ये रिक्वेस्टेड। अब जब इन्वर्टेड कामास के अंदर प्लीज़ या काइंडली वर्ड आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ड भैया हमेशा रिक्वेस्टेड में जाएगा। आंसर हो गया आपका B। अगला क्वेश्चन देखें भैया, गांधी जी टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह टहलने जाया करते थे। ये भैया देखो यहाँ पर जब टू आया है तो ये दोनों तो आ नहीं सकते हैं, और ये बता रहा है पास्ट की हैबिट, तो यूज्ड लगा दो। यूज्ड टू ये बताता है हैबिट ऑफ द पास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके यहाँ सेंटेंस फिलर ज़्यादा पूछे जाते हैं, सेंटेंस फिलर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू, लेस्ट अपने बाद में क्या लेता है, लेस्ट के बाद में हमेशा आता है मॉडल वर्ब शुड, मेरे लाल शुड आता है। आंसर हो जाएगा दिस वन। क्वेश्चन देखें, द टीथ ऑफ द गर्ल, यहाँ देखिएगा इसके लिए वर्ब आएगी। अब ये क्या है, प्लूरल है। टीथ क्या होता है, प्लूरल। भाई टूथ का प्लूरल होता है टीथ, तो वर्ब आएगी प्लूरल, तो यहाँ हो जाएगा आर। इसके बाद में ये गर्ल क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑफ का, और ये टीथ बन जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। इन चारों में से आपको ढूंढना है भैया कि नाउन कौन सा है। इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का फिक्स है। डाई वर्ब हो गया, डेथ नाउन हो गया,
डेड, डेड बॉडी एडजेक्टिव हो गया। अब यह डेडली एडवर्ब हो गया। आपको याद करना पड़ेगा सब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट द सिंगुलर नाउन। चारों में से कौन सा नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है? क्राइसिस, इंडाइसिस, कोरिजेंडा, बेसिस। बेसिस भैया ये सिंगुलर है, बाकी ये तीनों प्लूरल हैं, तीनों प्लूरल हैं। ये मात्र एक सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। PQRS बोलते हैं इसको। ये एक सेंटेंस स्प्लिट करके दे दिया गया है 4 पार्ट्स में। इसको रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। अच्छा भैया क्या करना है, यहाँ भी देखो तरीके हैं इसके सब, मैं क्लास में बताता हूँ सब तौर तरीके इसके। नॉट ओनली अम्यूजमेंट, द सिनेमा ऑफर्स। सब्जेक्ट देखिए, द सिनेमा ऑफर्स, वर्ब सब्जेक्ट यानी क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू से स्टार्ट होगा तो SPSR वाला हटा दीजिए। द सिनेमा ऑफर्स क्या, तो भैया यहाँ पर आप देखिएगा कि सब्जेक्ट मिल गया हमको, द सिनेमा ऑफर्स क्या, नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट इज आल्सो अवेलेबल एड टू एजुकेशन। क्योंकि बाद में आ रहेगा, क्योंकि बाद में आ रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये देखो भैया जेंडर पूछ लेता कभी कभी। विक्सन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? विक्सन का मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाए भैया? फॉक्स यार, फॉक्स। ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनाइन है। जेंडर होता है ना, देखो मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना और फेमिनाइन को मैस्कुलिन में। नाउन से जनरली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेंज ऑफ जेंडर, चेंज ऑफ नंबर और चेंज कॉमन नाउन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भैया आ गया आपका स्पॉटिंग एरर। एक सेंटेंस दिया गया है और उसको ABC पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ABC किसी पार्ट में ग्रामर का एरर हो तो वही आपका आंसर है, और सेंटेंस अपने आप में सही हो तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। तो भैया यहाँ पर 3 मैन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मैन। क्यों हो जाएगा? ये सारी चीज़ें मैं क्लास में बता चुका हूँ, बताता हूँ। यहाँ पर देखिए होता क्या है, मैंने कहा भैया ₹1 नोट। ये एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे मान लीजिए आर्टिकल A या N आया हो, या कोई कार्डिनल नंबर आया हो, फिर कार्डिनल नंबर आया हो, उसके बाद में नाउन आया हो, फिर नाउन आया हो। तो ये वाला जो नाउन होता है, इस कार्डिनल नंबर के साथ में मिल करके ये बन जाता है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? कंपाउंड एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में कभी S या ES लगा नहीं सकते हो, या एडजेक्टिव का प्लूरल सिंगुलर होता नहीं, इसलिए यहाँ S नहीं लगेगा। यही फॉर्मेशन है यहाँ पर। A आर्टिकल है, 3 कार्डिनल नंबर, ये नाउन हो गया। इंक्वायरी कमेटी ये हमारा नाउन हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा है कंपाउंड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में सिंगुलर प्लूरल होता नहीं, तो यहाँ प्लूरल कैसे बनाएंगे? एडजेक्टिव तो सिंगुलर फॉर्म में ही होता है हमेशा, तो इसको हम बोलेंगे 3 मैन बोलेंगे, ना कि मैन। पार्ट A में एरर था, पार्ट A आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई एम हैप्पी दैट माई वाइफ विल बी एन। ये देखो आर्टिकल का एरर है भैया। यहाँ पर जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसका जो फर्स्ट साउंड है वो A निकल रहा है, A के पहले क्या आता है? A के पहले ये देखो A है यहाँ पर, यहाँ A के पहले क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। यहाँ A के स्थान पर हो जाएगा एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो भैया ये बड़ा अच्छा एक पैसेज है, मैं बहुत तेज़ी से आपके यहाँ देखो एग्ज़ाम में आता है, पैसेज आता है, पैसेज पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन हमेशा आता है आपके यहाँ, 4 क्वेश्चन उसमें रहता है। अब मैं इसको रफली तेज़ी से पढ़ता हूँ, फिर इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 2 men वर वंस वॉकिंग अलॉन्ग अ फॉरेस्ट पाथ। एक बार 2 आदमी जंगल के रास्ते जा रहे थे। टॉकिंग ऑफ करेज, साहस की बातें करते हुए, एंड लॉयल्टी, वफादारी की बातें करते हुए। द बिगर वन, उसमें जो बड़ा था, हु हैज़ अ गन,
जिसके पास गन भी थी, वाज बोस्टिंग, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ऑफ हिज ओन ब्रेवरी, अपनी बहादुरी की, एंड फिडेलिटी, वफादारी की। वैन सडनली, उसी समय अचानक, अ लार्ज बियर, एक बहुत बड़ा सा भालू, केम फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आ गया, अ रॉक क्लोज इन फ्रंट ऑफ देम, वहीं पर कोई चट्टान थी, उसी के पीछे भालू था, वहीं से निकल कर सामने इनके आ गया, एंड स्टूड इन दियर वे, उनके रास्ते में खड़ा हो गया, ग्रोलिंग एंग्रली, एकदम गुस्से से गुर्राती हुई। द बोस्टर, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति था, फ्लेड टू द नियरेस्ट ट्री, नज़दीक वाले ट्री के पास भागा, ड्रॉप्ड हिज गन, अपनी गन को फेंका, एंड क्लाइम टू अ सेफ प्लेस विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज पुअर फ्रेंड, और नज़दीक वाले पेड़ पर चढ़ गया अपने दूसरे वाले दोस्त की बिना कोई परवाह किए। द लेटर फ्लंज हिमसेल्फ अपॉन हिज फेस एज दो डेड, जो छोटा वाला था दूसरा वाला, वो बेचारा अपने आप को ऐसा बना लिया जैसे कि मर गया हो। द बियर स्मेल्ट हिज बॉडी, बियर ने उस छोटे वाले व्यक्ति की बॉडी को सूंघा, टर्न हिम ओवर, उल्टा पलटा, लिक्ड हिज फेस, उसके चेहरे को चाटा वाटा, एंड सपोजिंग हिम टू बी डेड, और उसका मरा समझ करके, वेंट ऑन इट्स वेज लीविंग हिम अनहर्ट, उसको लगा भालू को कि यार ये तो मरा हुआ है, तो मरे हुई चीज़ को नहीं खाते वो लोग, तो उसको छोड़कर चले गए, मतलब उसको छोड़कर भालू चला गया। द अदर मैन, ये आथर नहीं है, अदर है, द अदर मैन केम डाउन फ्रॉम द ट्री, दूसरा आदमी पेड़ के नीचे आया, एंड गोइंग टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र के पास जाकर सेड पूछा, वेल अच्छा, वाट सीक्रेट्स डिड ही विस्पर सो क्वाइटली इन योर ईयर, भालू ने कौन सी गुप्त बात आपके कान में जाकर बताई। टू विच, इस पर, द लिटिल मैन, जो छोटा व्यक्ति था, हु ओड हिज लाइफ टू हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का हिसाब से अपना जान बचाया था, एंड टू बी बोस्टेड ब्रेवरी एंड फिडेलिटी ऑफ हिज कंपेनियन, रिप्लाइड, वाई ही सेड पुट नॉट योर ट्रस्ट इन ब्रैगर्ड्स एंड आई सेल्ट। अच्छा, जो ऊपर आदमी चढ़ गया था पेड़ पर, नीचे आया, जब दोस्त से पूछा कि यार भालू ने आपके कान में क्या बताया, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यार भालू ने मेरे कान में बताया कि जो आदमी बड़ी बड़ी फेंकने वाला हो, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और आज से मैं ऐसा ही करूँगा। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, मैंने रफली बता दिया इसका हिंदी वहाँ आपको भी बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं निकालना, इतना समय नहीं रहता है। वाट वर द टू मैन टॉकिंग अबाउट वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द फॉरेस्ट पाथ, दो आदमी जो रास्ते से गुजर के जा रहे थे, जंगल के रास्ते से, कौन सी बातें कर रहे थे? वो बातें कर रहे थे भैया, करेज की बातें कर रहे थे और लॉयल्टी की बातें कर रहे थे। साफ साफ दिया है पैसेज में। अगला देखिएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिडेलिटी, मतलब होता है वफादारी, वफादारी मतलब हो जाएगा फेथफुलनेस, वफादारी। अगला क्वेश्चन, आफ्टर सीइंग द बियर व्हाट हैपेंड टू द बोस्टर, जो डिंग मारने वाला व्यक्ति था उसको क्या हुआ भालू देखने के बाद? अरे भैया तुरंत बंदूक देख के नज़दीक वाले पेड़ पर जाके चढ़ गया। ही फ्लेड एंड क्लाइम्ड अप द नियरेस्ट ट्री, डी हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट मेड द बियर गो अवे आफ्टर एग्जामिनिंग द मैन, वो जो बियर था उस जो नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति था छोटा वाला, उसको क्या समझ करके वो छोड़कर चला गया? द बियर थॉट द मैन वाज, अच्छा बियर ने सोचा कि आदमी मरा हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसे एयरफोर्स का ग्रुप, चाहे ग्रुप एक्स या वाई, इंग्लिश का देखो कॉमन पेपर होता है, दोनों में 20 क्वेश्चन आते हैं। 5 वो कैब हो गया, एक साइनो, एक एंटो, एक वन वर्ड, एक ईडियम, एक स्पेलिंग करेक्शन। उसके बाद में एक पैसेज हो गया जिस पर 4 क्वेश्चन होंगे, एक PQRS होगा, एक वर्ड फॉर्मेशन होगा, एक एक्टिव पैसिव होगा, और मैक्सिमम ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन सेंटेंस फिलर फॉर्मेट पर होंगे। तो 20 क्वेश्चन आपको देखने हैं। पैटर्न में मतलब यही इतना पैटर्न आज तक पूछा गया है आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई दोनों में। तो इसको शुरू से अंत तक लगाइएगा। कोई आपकी डिमांड हो, कोई आप कुछ और आप पूछना चाहते हो, कुछ और आपको जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप। ठीक भाई, आप सारे प्यारे बच्चों को जय हिंद। सो वेलकम बैक टू चैनल।
एमकेसी क्लासेस। आइए वापस से देखते हैं मैथ की क्लास में, मैथ में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने एयरफोर्स में रखे जाएंगे। आइए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, हालांकि बेहद आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम सिंगल टाइम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 20x की पावर 19, है ना। और इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ 20x की पावर 19, तो यहाँ पर 20 तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 19x की पावर क्या हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा, मतलब 360x की पावर 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है ओके भैया, दिया गया है के का मान निकालना है 3 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब आपसे बोला गया यहां पर मीन के बारे में, तो अगर आप यहां पर मीन की वैल्यू निकालेंगे तो मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड। और यहीं पर आपकी बोला गया है वैल्यू किसकी, के की, यही वैल्यू क्या हो जाएगी भैया के बराबर हो जाएगी। के का मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या दिया गया है cot tan इनवर्स x। ओके भैया, अब अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर अगर कभी भी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिया होता है, ये क्या होता है π/2 के इक्वल होता है। ऐसे ही आपको पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x वो भी π/2 के इक्वल होता है, और sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का जो सम होता है वो भी क्या होता है π/2 के इक्वल होता है। तो मतलब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई π/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे cot π/2, और cot π/2 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है cot इनवर्स, भैया ये इनवर्स है, हालांकि यहाँ पर सही किया गया है। क्या दिया गया है cot इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। cot इनवर्स √3, चलो भैया अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स, और cot में √3 किसकी वैल्यू होती है भैया, cot π/6 की वैल्यू होती है, किसकी π/6 की। तो cot और cot इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा π/6, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो बैच है ये है तेजस बैच, जहां पर हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स ग्रुप X1/2026। हालांकि बहुत ज्यादा अभी आपके पास समय नहीं बचा है, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि आगे भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट टाइम होगा और उनको लग रहा है कि अगर इस वाले फेज में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमको वापस से एक बार फिर से सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी ही। और अगर आप अगले वाले में यानी कि 2/2026 में अगर आप चाहते हैं कि आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन बैच, और इस ऑनलाइन बैच में अभी अप टू 80% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और अगर आप इस बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एमकेसी लर्निंग ऐप, मेजर कलसी क्लासेस की तरफ से ये ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और प्ले स्टोर में मिलने के बाद अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहां पर इस बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में, जिस मोड में भी आप प्रेफर करना चाहेंगे, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेगा, पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे, और ऑनलाइन डाउट काउंटर भी मिलेगा, जो कि एमकेसी को आई थिंक सबसे बेस्ट बनाता है। क्योंकि अगर आपको डाउट रहा तो आप पूछेंगे किससे, उसी से पूछेंगे जो आपको पढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको इंटरेक्टिव सेशन भी दिया जाता है। अगर आपके किसी भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस में रहेंगे, आप पर्सनल अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं और उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यूनिट एंड मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। आपको पता है अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको कितना समझ में आया। वो टाइम टू टाइम आपको हर महीने यूनिट एंड मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जहां पर आप अपने आप को ये देख सकते हैं कि हमने इस महीने में, इस मंथ में हमने कितनी चीजें पढ़ी और हमसे उनमें से कितनी सारी चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई। तो बैच को फटाफट एनरोल कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330000 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए भैया आपके पास दिया गया है 0 to 2π दिया गया है, sin 2x दिया गया है। हमने कहा भैया इसको पाई माइनस एक्स कर दो यार, और ऐसे यहां पर क्या दिया गया है a - b cos पाई माइनस एक्स हो गया, है ना।
अब अगर आप देखिएगा तो ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है भैया, यहां पर तो हो जाएगा -2 sin 2x हो जाएगा, है ना। आपके पास 0 to 2 पाई लगा ही रखा गया है, और यहां पर देखेंगे a माइनस बी कॉस पाई माइनस एक्स दिया गया है, तो कॉस पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी कॉस एक्स हो जाएगा, a माइनस बी कॉस एक्स हो जाएगा। अब उठा करके सिंपल सी इसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो होगा ये वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो हमारे पास पहले था, है ना। बस ध्यान यहां पर ये रखना है कि ये क्या है, बस नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये हो गया i इज इक्वल्स टू माइनस आई। अगर आप इसको इधर लाते हैं तो 2i इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर i की वैल्यू पूछा गया है तो इनमें से कौन सा हो सकता है भैया, ऑब्वियस सी बात है इधर जाएगा और 0 ही देगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 0 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया है रूट में a एक्स प्लस बी dx, मतलब ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है जिसको आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, वो भी रूट में फंक्शन दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है सर। तो देखते हैं, अगर इसको हम देखें भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 1/2, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सिंपल सी बात है भैया, यहां पर अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, साथ ही साथ यहां पर a हो जाएगा, और ये फंक्शन जो हमारे पास हो जाएगा ax प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 3/2 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/3a हो जाएगा, और ax प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 3/2 हो जाएगा। कहां पर राइट आंसर मिल रहा है, हालांकि यहां पर जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है सभी जगह दिया गया है, लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है x cos x का प्रथम क्रम। अरे भैया यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, x इंटू कॉस एक्स दिया गया है, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x को सेपरेट रखिए, कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन, और ऐसी यहां पर x को इस बारी करना है और cos x को इस बारी रख देना है, और जब x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहां पर मिल रहा है भैया, ऑप्शन ए पर राइट आंसर मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी समुच्चय A में n अवयव हैं, तत्व नहीं होता यार, अवयव होता है, तो घात समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या होती है, आपको सभी को पता होगा 2 की पावर n होती है। घात समुच्चय पावर सेट की बात किया जा रहा है, तो ये क्या होता है, 2 की पावर n होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, दिया गया है परवलय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 12x दिया गया है। अब आप इसको यहां पर 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, और यहां पर आपको मिलेगा क्या, 4a इज इक्वल्स टू माइनस 12 मिल जाएगा, 4 3 12, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई भैया, -3 हो गई। अब अगर आप यहां पर देखेंगे a की वैल्यू -3 कहां पर मिल रहा है भैया, ऑप्शन डी पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0,-3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपके पास कितना दिया गया, टर्म 10 दिया गया, पावर 10 दिया गया, यानी कि 11 पद होंगे, और अपॉन में 2 हो जाएगा, यानी कि 12/2 हो जाएगा, और इस हिसाब से डिवाइड करेंगे, 6th टर्म आएगा, और आपको पता है जो टर्म होता है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगी। अब आपको टर्म निकालना है तो यहां पर क्या करना है भैया, मध्य पद आपको देखना है, तो ये हो जाएगा 10c5 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर क्या हो जाएगा भैया 5 मल्टीप्लाई बाई -2/x होल टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 की पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10c5 हो जाएगा। कहीं पर दिखाई दे रहा भैया -2 की पावर 5, जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया भैया, यदि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। भैया अगर n विषम प्राकृतिक संख्याएं है ना तो इसका योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। अगर n सम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसका जो योग होता है वो होता है n+1। ध्यान रखना, ये तब के लिए है जब आपके पास ऑड नंबर्स दिए गए हों, और ये तब के लिए है जब आपके पास इवन नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि सम संख्या। बस यहां पर ध्यान इस चीज का रखना होता है कि आपके पास ये जो संख्याएं दी गई हैं ये लगातार दी गई हो, कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए गए हो, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। ओके भैया, अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 2 आयोटा हो जाएगा। इसका क्या बोला गया है, मापांक बोला गया है। हमने कहा भैया ठीक है कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस हिसाब से निकालेंगे तो 0 और प्लस का हो जाएगा 4, और 4 क्या हो जाएगा भैया 2 देगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मॉडुलस बोला गया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि सदिश, अरे यार ये तो बहुत ही आसान है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे ना तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, A3 k इज इक्वल्स टू k मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला गया है इस अवयव का मान निकालना है। ठीक है भैया, यहां पर अगर इसको देखिएगा 3 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 0 1 जा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 और यहां पर देखेंगे 3 0 0 हो जाएगा और माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस इसको माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भैया 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 6 आएगा, ये प्लस का 6 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया गया है, बोला गया है ओके भैया जरा देखिएगा, ये हमारे पास दिया गया है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3y। कंपेरिजन कर लेते हैं, x प्लस 3y क्या दिया गया है, 4 दिया गया है और y की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है भैया, y की वैल्यू दिया गया है -1। अगर y की वैल्यू -1 दिया गया, उठा करके यहां पर रख दो ना भैया। अच्छा y की वैल्यू तो -1 आ ही गई है, तो आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू जब -1 दिया गया और किसी ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो ऑप्शन का एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी आप ऑप्शन टिक कर सकते थे कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया वक्र y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया गया और रेखा दिया गया है x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 5 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो भैया जरा इसको भी देख लेते हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमारे पास जो लिमिट दिया गया है वो 2 to 5 दिया गया और x क्यूब दे रखा है भैया, है ना। और अगर x क्यूब का हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा और आपके पास लिमिट क्या दे रखी है भैया 2 to 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 5 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 करेंगे, होल अपॉन 4 हो जाएगा भैया। ये हो जाएगा 625 माइनस 16 और अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं भैया, सही है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये होगा 0 और ये होगा 609। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 152.25 आएगा, 152.25। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया अरे भाई लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है। क्या दिया गया है, साइन ax अपॉन साइन bx दिया गया है। हमको पता है यहां पर ये इन 0/0 फॉर्म बनेगा, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि जो इसका कोफिशिएंट दिया गया है, इसका जो एंगल दिया गया है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए और इसका जो एंगल दिया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। अभी ये क्या हो जाएगा भैया 1 और ऐसे ही अगर हम देखें इसका और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या ax अपॉन bx और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो a अपॉन b आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, इन सबका शॉर्टकट मैंने बता रखा था यार। देखिए अब हमको पढ़ना तो है लेकिन कितना पढ़ना है, अगर ये पता चल जाए तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको ये पता हो जाएगा कि हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन में तब्दील हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पीवाईक्यू के साथ साथ आपको बुक मिल जाए प्रॉपर, तो वो उसके लिए भैया आप एमकेसी पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर सकते हैं, आप ऐप के थ्रू या फिर आप फाइनल जा करके वेबसाइट में भी लॉगिन कर सकते हैं और हमारी बुक जो एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है आप इसको मंगा सकते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी दिए होंगे, साथ ही साथ आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन किया गया होगा। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बुक है, आपको एक बारी जरूर इन पर गौर करना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या दिया गया है। बोला गया है सर यहां पर अंतर नहीं होता यार, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्या दिया गया है, इसमें क्या फाइंड करना है, क्रम यानी कि ऑर्डर निकालना है, हाईएस्ट ऑर्डर आपको निकालना होता है। भैया सबसे ज्यादा बार किसका डेरिवेटिव किया गया है, 3 बारी इसका किया गया है, 2 बारी इसका किया गया है, इसके हिसाब से सबसे ग्रेटर यही हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री दोनों से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में एक क्लास में बता भी रखा था, तो अगर आप यूट्यूब वाली क्लास में ही जाएंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के अंतिम बिंदु। अच्छा भैया, अगर हमारे पास ये दो दिए गए हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास एक पॉइंट तो -2,4 दिया गया है और दूसरा दिया गया है 4,2। अब अगर इससे समीकरण बनाना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अगर आपको समीकरण बनाना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया, x माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस और ये 4 हो जाएगा, प्लस यहां पर अगर हम देखेंगे y माइनस 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भैया, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। ऐसे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 4 और 2 माइनस का 6y हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अगर हम देखें प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया गया है, दिया गया एक थैले में 9 सफेद गेंद हैं और 12 लाल गेंद है। यदि थैले से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी संभावना क्या होगी कि निकाली गई गेंद जो है वो सफेद रंग की है। अगर सफेद रंग की है तो भैया इसका मतलब ये हो गया कि टोटल हमारे पास व्हाइट बॉल अगर हम देखेंगे तो 9c1 यानी कि 9 हो गया, है ना। और हमारे पास कुल जो गेंदें हैं वो कितनी है भैया, 12 और 9 21 हो गया, यानी कि 21c1, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा 9/21, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, राइट आंसर 3/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/7, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या दिया गया है, 8 व्यक्ति एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। भैया एक ही पंक्ति है ना, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या दिया गया है, यदि बिंदु 3,4 और a,2 के बीच दूरी 8 है। अच्छा भैया ये हो जाएगा x2 माइनस x1, क्या होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ये क्या हो जाएगा भैया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6a हो जाएगा। और यहां पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 6a हो जाएगा और 9 और 4 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 64 और प्लस का 13 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस का 6a हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 51 हो जाएगा, है ना। a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 51 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको और भी सिंप्लीफाई यहाँ से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट आप इसको कर नहीं सकते हैं तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac 51, 4 मल्टीप्लाई बाई 51 माइनस का है तो यहाँ पर माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और अपॉन में 2a हो जाएगा यानी कि 2। पहली बात तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट का 36 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर करेंगे 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 और होल अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा 6 और 4 10 यानी कि 0 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 240 हो जाएगा। दोनों में से अगर आप चाहें तो यहां पर क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस और ये जो रूट में है ये आधा हो जाएगा यानी कि 120 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से 2 हट जाएगा। और अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो 3 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा 2 रूट 15 लिखा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, दिया गया है फलन x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का अधिकतम मान यहां मौजूद है। भैया अगर अधिकतम मान है तो आपको सबसे पहली बात यह है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर 3x कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 हो जाएगा। मतलब आपके पास एक तो x प्लस 2 हो गया और दूसरा हो गया 3x माइनस 2। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू, तो दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, और एक आपके पास क्या हो जाएगा भैया, एक आपके पास हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी भैया, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2, ए की वैल्यू है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला वैल्यू देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ओके भैया, दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। भैया log x, अब याद रखना log x का 1/x तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज को यहां पर बहुत ध्यान रखना। तो यहां पर जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है x log x माइनस x प्लस c होता है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, दिया गया है tan a माइनस बी। जरा देखना भैया, अगर हमारे पास tan a माइनस बी दिया गया है 1/√3, और आपको पता है tan में 1/√3 जो होती है वैल्यू, वो किसकी होती है बेटा, वो होती है 30 डिग्री की, यानी कि यहां पर क्या हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो a माइनस बी क्या आ जाएगा बेटा, 30 डिग्री आ जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास a प्लस बी क्या दिया गया है, √3 दिया गया है, tan √3 किसकी होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 45। अब अगर a की वैल्यू 45 आई है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक एंगल तो आपको मिल ही गया ना, 45। एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए और आपका राइट आंसर आपके नजरों के सामने होगा। आई थिंक सारी के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर खलसी क्लासेस में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके मॉडल पेपर है, जैसा आपका एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला। तो चलिए सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर। आपके सामने फिजिक्स का मॉडल पेपर है, आपने अभी देखा, मैथ के भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, सारे मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए गए, ठीक है। तो आइए फिजिक्स के मॉडल पेपर को देखते हैं कि जो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अगर आपके पास नॉलेज होगी आप इसको कर ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 6 कूलम एंड 2 कूलम सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज 12 न्यूटन। यानी आपको Q1 दे रखा है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, Q1 आपको दे रखा है कितना, 6 कूलम का, और Q2 आपको दे रखा है कितने का भाई, आपका Q2 आपको 2 कूलम का दे रखा है, ठीक है। बाय सम डिस्टेंस इज 12 न्यूटन। इनके बीच फोर्स कितना है भैया, आपका 12 न्यूटन का बल लग रहा है इनके बीच के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ, पहली कंडीशन तो ये थी, फिर कह रहा है इफ -4 कूलम चार्ज इज एडेड टू ईच ऑफ देम देन फाइंड द न्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो भैया पहले अब बताओ, पहली कंडीशन ये थी, अब इसमें -4 कूलम चार्ज दोनों में ऐड कर दिया गया, तब आपका जो फोर्स होगा वो आपको बताना है बेटा। आप सभी को पता है, आपने कूलम्स लॉ पढ़ रखा है, क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हम इस कूलम्स लॉ को सॉल्व करते हैं। जब पहली कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्स कितना दे रखा है आपका, 12 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, ठीक, और K दे रखा है, और Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी, Q1 की वैल्यू है आपके 6 कूलम, और आपका Q2 कितना है, 2 कूलम, ठीक, अपॉन में है आपका R²। तो यहां से आप देख सकते हो ये कितना हो गया, 12 बराबर K अपॉन R², ये कितना 12। तो भैया 12 से 12 कैंसिल करोगे, क्या बचेगा, K अपॉन R² की वैल्यू हो गई आपकी 1। यहां से ये वैल्यू हमने निकाल ली, K अपॉन R² की वैल्यू यहां से 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन, ये किसके लिए था, फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब हमें F डैश फाइंड करना है, जब दोनों ही चार्जेस में हमने -4 कूलम को ऐड किया, तो -4 इसमें ऐड करोगे, क्या बचेगा, -2 कूलम यहाँ बचेगा, यहाँ पे 2 कूलम बचेगा, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। तो जो नया फोर्स निकालना है हमें वो कितना हो जाएगा, आपका होगा Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक, अपॉन में आपका R², डिस्टेंस में कोई चेंज हो नहीं रहा है, और K कांस्टेंट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, तो K अपॉन R², यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 यानी -4 आ गया, कितना आ गया, -4 आ गया। तो K अपॉन R² की वैल्यू आपने देख रखी थी, कितना था आपका, ये आपकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू -4, यानी आपका जो नया फोर्स आएगा वो -4 न्यूटन का आएगा। कितने का आएगा, -4 न्यूटन का आएगा, या फिर आप कह सकते हो 4 न्यूटन का आपका फोर्स आएगा। कितने का आएगा बेटा, 4 न्यूटन का फोर्स आएगा।
समझ गए? तो इसका आंसर कितना होगा? -4 न्यूटन। आपके ऑप्शन में -4 कहीं दिया नहीं गया है, 4 न्यूटन, क्योंकि आपका फोर्स मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड आपका, मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है ना, तो 4 न्यूटन का ही मैग्नीट्यूड आपको दिया जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन को देखते से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग को भी देखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन v। ठीक, तो भैया v क्या है? वेलोसिटी है, और आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। मान लो अगर फ्रीक्वेंसी और लेमडा के टर्म देखा जाए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लेमडा मानते हैं और टाइम को कैपिटल टी मानते हैं, तो v बराबर आपका आता है लेमडा बाई टी, है ना। और 1/t होता है आपका फ्रीक्वेंसी, तो v बराबर होता है एफ लेमडा, v बराबर होता है एफ लेमडा। तो रिलेशन कौन सा सही है? यहाँ सब लेमडा की वैल्यू कितनी होगी? v/f होगी, तो ये गलत हो गया। ठीक, f की वैल्यू कितनी होगी? v/λ होगी, v/λ, तो ये भी गलत हो गया। और v बराबर f इंटू लेमडा, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका सही है। और यहाँ पे लेमडा बराबर f डिवाइडेड बाई v, तो ये वाला अभी ऑप्शन आपका गलत है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए परेशान ना करें। ठीक है, आइए कि विच लॉजिक गेट विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। तो भैया ऐसा आउटपुट देने वाला आपके पास केवल और केवल एंड गेट ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर आप देख के ही सीधा आंसर दे दोगे। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स। तो भैया थ्रस्ट एक अपवर्ड फोर्स होता है, जो बॉडी को अपवर्ड फोर्स लगाता है। ये क्या है? अपवर्ड फोर्स है, ये एक तरह का फोर्स ही है जो ऊपर तरफ बॉडी को प्रोपेल करता है। इंपल्स की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम होता है ये, इसको हम एफ इंटू क्या लिख सकते हैं? टी लिखते हैं। तो ये फोर्स तो है नहीं। ठीक है, वेट भी एक तरह का ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। टेंशन स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है, ठीक है, जब कोई धागा या डोरी या तार खींचते हो तो उसमें जो फोर्स जनरेट होता है उसे हम टेंशन बोलते हैं। ठीक है, फोर्स ये भी है, फोर्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा बेटा वो इंपल्स होगा। कौन सा? फोर्स नहीं है। तो इंपल्स इज नॉट अ फोर्स। इंपल्स एक इम्पैक्ट होता है। ये क्या होता है? एक इम्पैक्ट होता है। क्या होता है? इम्पैक्ट, या फिर जर्क आप कह सकते हो। ठीक है, एक जर्क या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ v इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर। हाँ देखो, v इक्वल AT प्लस BT स्क्वायर क्वेश्चन दिया है। इस वेलोसिटी एंड t इन सेकेंड देन द डायमेंशन ऑफ b। तो देखो डायमेंशन का एक रूल है कि कोई दो क्वांटिटीज तभी ऐड होंगी जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगी। तो जाहिर सी बात है इनका डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड होगा, और ये इसका भी डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं v का डायमेंशन बराबर होगा आपका BT स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। तो v का डायमेंशन LT-1 होता है। क्या होता है? LT-1 होता है। क्या होता है? LT-1 होता है। अब b है आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डायमेंशन तो कुछ होता नहीं है, तो b का डायमेंशन और t का डायमेंशन क्या होता है? t की पावर ये हो जाएगा आपका t की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t की पावर 2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब हमें चाहिए b का डायमेंशन बेटा, तो अगर b का डायमेंशन आपको चाहिए तो b का डायमेंशन बराबर हो जाएगा आपका LT-1 अपॉन t की पावर 2, ये पूरा डायमेंशन बनेगा। अब t की पावर 2 को ऊपर लेके जाओगे तो LT-3 क्या आएगा? LT-3। अब इतना तो करना आपको आता ही होगा, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-3। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब फटाफट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 72 डिग्री टू ईच अदर। तो भैया दो मिरर इंक्लाइंड होते हैं तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा, जो उनके बीच का एंगल होता है। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी ऑड आती है तो वही आपका n हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर ये वैल्यू इवन आ गई तो भैया उसमें हम क्या करते हैं? एक माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? एक माइनस कर देते हैं। तो चलो भैया सॉल्व करते हैं। एंगल कितना दिया गया? 72 डिग्री, तो 360 अपॉन 72। तो भैया अगर इसको आप काटोगे तो 940 जा 360 हो जाएगा और 98 जा तो 85 जा। यहाँ पे एक ऑड नंबर आया तो यही आंसर हो जाएगा आपका।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा हमें देखने में। हाँ बिल्कुल, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ LCR सर्किट इज इक्वल्स टू। तो भैया हमें पता है कि अगर हम ओमेगा की बात करें तो अगर देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी की, तो जो हमारा मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी होता है उसके लिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसके लिए, मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए, रेजोनेंस कंडीशन पर जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर है, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ से कौन सा आंसर सही है। तो भैया 1/2π/LC ये तो फॉर्मूला है भैया, तो फॉर्मूला तो आंसर सीधा कर देंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे कौन सा, डी वाला सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द प्रोपागेशन कांस्टेंट ऑफ द एंगुलर वेव नंबर इज इक्वल्स टू। तो भैया जो के आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है उसके बारे में पूछा है। तो भैया ये होता है 2π/λ। क्या होता है, 2π/λ। जो प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 2π/λ होता है। तो अब देख लो 2π/λ कहाँ पे, ये रहा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि द RMS स्पीड ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज v। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे टेम्परेचर 1 दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे इसको केल्विन में तो ऐड करेंगे 273 हो जाएगा 300 केल्विन। कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया, समझ गए। टेम्परेचर 2 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 327 सेल्सियस हो जाएगा ये 600 केल्विन, ठीक। सेल्सियस में है, केल्विन में करने के लिए हम इसको ऐड अप कर देते हैं, कितने से, 200 कितने से 73 से ना, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये T1 T2 हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको V1 की जो वैल्यू दे रखा है, वेलोसिटी, वो V दे रखा है, आपको ये V2 फाइंड करनी है, आपको ये V2 फाइंड करनी है। और आपको पता है कि जो VRMS होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रूट टाइम्स T के, टेम्परेचर के रूट टाइम्स प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर हम यहाँ से निकालें, अगर हम VRMS को V1 मान लें तो ये V1/V2 लिख सकते हैं, अंडर रूट में आएगा T1/T2। हमें V2 फाइंड करना है, ठीक है। V1 हमें दिया है, तो V1 की वैल्यू V दिया है। और यहाँ पे एक रिलेशन, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और कर लें, क्या कर लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम V2/V1 बराबर अंडर रूट T2/T1 लिख सकते हैं। तो इजी हम सॉल्व कर लेंगे। V2 हमें फाइंड करना है, V1 की वैल्यू V दी गई है, और T2 आपका कितना दिया गया है भैया, T2 देख लो 600/300। ये कितना आया, 600/300, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आया। यानी आपकी जो V2 की वैल्यू आएगी √2 टाइम्स V आ जाएगा। कितना, √2 टाइम्स V आ जाएगा। कितना, √2 टाइम्स V। तो भैया V √2 आपका आंसर सी वाला सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो भैया कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करें तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि अगर कोई सिस्टम A है, वो किसी सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और कोई दूसरा सिस्टम B है, वो भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि भैया A और B आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कौन कहता है, आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भैया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, और इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर में इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। यही प्रिंसिपल उसका बनता है एप्लीकेशन, और इसी कंडीशन में हम लोग जो आपका थर्मोमीटर होता है वो थर्ड सिस्टम बनता है किन्हीं 2 सिस्टम के लिए, और यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिफाइन करता है, समझ गए। तो उष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलो बेटा आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये बोर्ड थोड़ा सा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी बात तो मान नहीं रहा है, आप लोग की तरह ही हो गया, बात ही नहीं मानता। कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम इज, मान लो 2 सिंपल पेंडुलम है जिनका L1/L2 आपको दिया है, कितना दिया भैया, 2/3 दिया है,
रेशियो दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है। तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि हम इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि भैया ये अगर नहीं निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कितना होता है 2π√L/g होता है पेंडुलम का टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अपॉन में चल जाएगा 1/2π√G/L हो जाएगा। अब लेंथ की रेशियो आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है पेंडुलम का वो 1/√L होता है। यानी अगर हम F1/F2 करना चाहें तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रूट के अंदर L2/L1 करना होगा, यही तो करना होगा। अब रूट के अंदर करना है तो बेटा जल्दी से बताओ L1 L2 कितना दे रखा है 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 कितना आसान सा था, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को देख के हम लोग कंफ्यूज होते हैं, सर हम नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाओगे। करने के लिए बस थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन तो होते हैं। बताओ फिजिक्स हमसे क्वेश्चन पूछती है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो और हम नहीं कर पाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस आर एस। तो आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है विद्युत विभव, भैया स्थिर विद्युत विभव जो होता है वो डाइपोल पे कैसे डिपेंड करती है आर के मद्देनजर रखते हुए। तो बेटा आपको बता दूं कि अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करें ई की, तो वो 1/r³ रिलेशन रखती है किसमें, चाहे वो एक्सियल के लिए आप निकालोगे चाहे आप इक्वाटोरियल के लिए निकालोगे, ठीक, दोनों के लिए वो यही रिलेशन रखती है। वहीं v की बात कर लें तो भैया v केवल एक्सियल में आता है, वो कितना आता है r² आता है। इक्वाटोरियल में ये एक्सियल का ही आता है, और इक्वाटोरियल में जो होता है वो आपका v की वैल्यू 0 होती है डाइपोल के लिए। तो भैया r³ e के लिए और r² v के लिए, तो r³ 1/r³ एंड 1/r²। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आंसर सही होगा बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी पे ताला लगा दो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सा पार्शियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम आपको रोटेशनल में भी देखने को मिलता है, ट्रांसलेशन में भी देखने को मिलता है, यानी बोथ 1 and 2 आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग थ्योरी के पार्ट हैं, तो पढ़ के आप दोनों ही बहुत अच्छे से आते हैं ना, तो पढ़ के जब आप आते हैं तो आपको करने में क्या ही दिक्कत हो जाती है बेटा, ठीक है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि हम चैप्टर ऐसा इग्नोर कर देते हैं पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कह रहा है कि भैया इनमें से कौन सा एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर का इक्वेशन दे रहा है हमें। तो भैया हमें पता है कि अगर हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस की तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, इनटू भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी L/L करते हैं, क्या करते हैं, L/L करते हैं। तो भैया ये आपका यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बनता है। अगर इसी को लिखना चाहो यहाँ से, अगर फोर्स निकालना हो हमें, इनकेस हमें फोर्स निकालना हो तो YAL/L आ जाएगा, जो फोर्स का वैल्यू आएगा किसकी, ये किसकी आएगी, आपकी फोर्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एनर्जी हमें निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एनर्जी। वायर को स्ट्रेच किया तो लेंथ आई, यहाँ पे जाहिर सी बात है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क के फॉर्मूले को हम F को इंटीग्रेट कर दें और यहाँ पे DL कर दें, तो बस हम एनर्जी निकाल दें, क्योंकि वर्क डन ही हमारा एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है बेटे, वर्क डन ही तो हमारा एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होता है। तो चलो करके देखते हैं, तो करके देखते हैं। तो भैया फोर्स की वैल्यू पुट करो, तो YAL/L का इंटीग्रेशन करना है, DL के रिस्पेक्ट में करना है। तो इंटीग्रेशन में करोगे तो भैया तो सब कुछ तो सेम रहेगा, पर L ही इंटीग्रेट होगा। YA और L बाहर आ जाएंगे, YA और आपका कैपिटल L बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा L²/2 हो जाएगा, L²/2 हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन होगा, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। अब देखो अगर देखा जाए थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो क्या हम यहाँ पे कुछ और कलाकारी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कलाकारी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्या कर दें, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दें और L से ही डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस Y बचेगा, ये वर्क डन के फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखना, Y बचेगा, और A इंटू L आपका वॉल्यूम हो जाएगा, और ये L²
और अपॉन में एल स्क्वायर, स्ट्रेन नहीं दे रहा है आपको, ये बाहर 1/2। अब इसी बात को ध्यान से नोट करना कि जो W है इसी बात को मैं लिख रहा हूँ 1/2 यंग्स मॉडुलस, ठीक है, और यहाँ पे एल स्क्वायर यानी L अपॉन L का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, AL क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। अब भैया अगर कहा जाए फॉर यूनिट वॉल्यूम तो V की वैल्यू 1 कर दोगे, V की वैल्यू 1 कर दोगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, विकृति यानी स्ट्रेन S को हमने S से रिप्रेजेंट किया है विकृति को, तो ये तो आपका स्ट्रेन ही है और ये वॉल्यूम 1 ही है, तो यंग्स मॉडुलस हाफ YS हो जाएगा, हाफ YS हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ YS का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि L स्मॉल l अपॉन L क्या हो जाता है आपका, स्ट्रेन होता है, तो रेशियो ऑफ लेंथ आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पे हाफ यंग्स मॉडुलस S स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो भैया कहाँ दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन ए दिख रहा है। क्या बात है, चलिए बस ध्यान से देखने जाना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, बस हम थोड़ा सा फोकस कर ले। तो कैन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, the magnetic field is perpendicular to the velocity of electron and the electron is moving on a circular path of radius r, which of the following represent the charge per unit mass E upon m। देखो बहुत आसान है कि अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना बच्चे तो आप इसको कर ले जाओगे, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि हमें पता है कोई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसमें, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आप इसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हो कैसे, R बराबर हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो आप उसका रेडियस क्या होता है, mv अपॉन qb होता है, mv अपॉन qb होता है। क्लियर है इतना। अब यहां से हमें क्या निकालना है, q की जगह पे है इलेक्ट्रॉन, तो R हमारा हो जाएगा mv अपॉन eb, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। अब हमें E/m चाहिए, क्या चाहिए बेटा, E/m चाहिए, है ना, E/m ही तो चाहिए, तो फॉर्मूला से निकालना भाई, तो E को इधर लेके आओ, तो E इधर आएगा, m भी इधर आएगा, ठीक, और R तो ऊपर है ही, इधर क्या हो जाएगा, V बचा रहेगा और B बचा रहेगा, R को ले जाओ तो E अपॉन m बराबर V अपॉन BR, V अपॉन BR कहीं दिख रहा है, हाँ V अपॉन BR, ठीक है, तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन BR, तो ये E अपॉन M का रेशियो आपका इसके बराबर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो आपका 2026 का इनटेक आ रहा है, उसके लिए मेयर खलसी के जुड़िए तेजस बैच से, तेजस बैच जो आपका ऑफलाइन बैच होगा, रिटर्न की पूरी तैयारी कराई जाएगी, मेडिकल पूरी तरह तैयार कराने को, फिर से आपका फिजिकल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन की भी पूरी आपकी फेज 2 की भी तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी जानना है, कुछ भी आपके दिमाग में डाउट है, तो आप कॉल कर सकते हैं 9696330333 पर, या फिर अगर आपको व्हाट्सअप करना है, आप कॉल करने में कंफर्टेबल नहीं है, देन यू कैन व्हाट्सअप ऑन 9696222022। तो भैया आपके पास ऐसा ऑप्शन है, और हम फीचर्स क्या देने वाले हैं आपको ये भी बता दें कि डेली क्लासेस मिलने वाली हैं आपको, ठीक, डाउट काउंटर आपको मिलेंगे कि आप डाउट काउंटर पे कोई भी डाउट होता है आप टीचर से इसको स्पेशली पूछ सकते हैं। बेस्ट बुक्स आपको मिलने वाली है, एमकेसी की जो बुक्स होती हैं वो सीधा आपके पीवाईक्यूज पर बेस्ड होती हैं, साथ ही साथ आपको बेस्ट मेडिकल गाइडेंस मिलने वाला है, और उसके साथ डेली फिजिकल ट्रेनिंग प्लस आपके पास बेस्ट फेज सेकंड की गाइडेंस भी मिलेगी, जो कि आपके पास डिफेंस एक्सपर्ट हमारे सौरभ सर है वो पर्सनली देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन है इनकी बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि द आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज h nu इज इक्वल टू 5 प्लस k, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज h nu बराबर 5 प्लस k, हियर k रिप्रेजेंट्स h, यहाँ पे k क्या रिप्रेजेंट करता है हमें वही फाइंड करना है कि जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है, k कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें वही फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप याद रखना, c इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड फाई इज वर्क फंक्शन। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे और करके देखते हैं। हमें पता है आइंस्टीन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि जो h न्यू है वो बराबर किसके है बेटा, फाई प्लस k के, फाई क्या वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब स्मॉल के कैपिटल क्या समझ लेना, इसको स्मॉल के ही समझना, ठीक है। फाई आपका क्या वर्क फंक्शन, ये आपका इक्वेशन हुआ फर्स्ट, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम एक बात और जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो आपका एनर्जी होता है, जो आइंस्टीन साहब ने दिया था एनर्जी के लिए, वो क्या था। अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो ये आपका एनर्जी होती है E बराबर h न्यू होता है,
एनर्जी का इक्वेशन होता है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 प्लस के, यहाँ पे क्या आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दे रखा है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी के लिए ही तो आया था बेटा। और E बराबर एच न्यू भी तो होता है आपका, E बराबर क्या होता है, एच न्यू भी तो होता है, E बराबर आपका एच न्यू भी तो होता है एनर्जी के इक्वेशन के लिए। तो आपके पास कुछ सिमिलरिटीज दिखी, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एच न्यू होता है वो बराबर है 5 प्लस के। एच न्यू किसके बराबर है, 5 प्लस के। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो एच न्यू है आपका 5 प्लस के बराबर है, और यहाँ पे जो के होगा वो क्या होगा, वो जो के होगा वो आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ये क्या होगा, के ई मैक्स होगा। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो 5 तो सब कुछ सेम है, पर जो यहाँ पे के रिप्रेजेंट कर रहा है, ये के, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही तो पूछा है के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भैया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ नहीं, मीन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, नन ऑफ दिस तो ऑप्शन ही नहीं है। आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h एंड रिबाउंड्स टू हाइट विच इज 80% ऑफ द इनिशियल हाइट। तो भैया क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिया गया है, इनिशियल हाइट दिया गया है। ठीक है, जो h इनिशियल दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको, कैपिटल H मान लो। ठीक है, जो आपको हाइट इनिशियल हाइट है उसको हमने कैपिटल H मान लिया है। ठीक है, ये बात दी गई है। तो इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो पी ई इनिशियल होगा वो क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको फाइनल हाइट चाहिए। जो फाइनल हाइट है आपकी, जो फाइनल हाइट है वो 80% ऑफ किसका है, एच का है। ठीक है, 80% ऑफ एच का है, मान लो किसका, 80% ऑफ एच का है। तो भैया 80% एच का मतलब क्या हो गया, 80/100 एच हो गया। तो काट पीट मचाओगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 0.8 एच हो जाएगा। अब यहाँ से पी ई फाइनल अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, एम जी, यहाँ पे 0.8 एच हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 0.8 एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का रेशियो लेना है। किसका किसका रेशियो लेना है, कि रेशियो ऑफ फाइनल पोटेंशियल टू द इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल कितना है आपका, पी फाइनल की अगर हम बात करें तो 0.8 एम जी एच है, और पी इनिशियल का देखना है, तो पी इनिशियल का अगर आपको देखना है तो ये कितना हो जाएगा आपका, पी इनिशियल का दोनों का रेशियो लेना है। तो रेशियो लेने के लिए अपॉन डिवाइड कर दो, पी इनिशियल की वैल्यू हमने फाइंड की है एम जी एच, तो ये पूरी वैल्यू कट गई, क्या बचा, तो 0.8 बचा। कितना बचा, 0.8। तो भैया 0.8 बचा, तो 8 लिखो यहाँ पर और नीचे 10 आप कर दो। ठीक है, 8/10 लिख सकते हैं, तो ये कितना 4/5 आ जाएगा। कितना आएगा, 4/5 आएगा। और आपके आंसर में बी वाला ऑप्शन सही है, 4/5 आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 18 का आंसर कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट v² बराबर a प्लस bx वेयर a एंड b आर कांस्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, क्या पूछा है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। तो कैसे करोगे, आप सभी को पता है कि v² का इक्वेशन आपको दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा आपका, a प्लस bx, क्या दिया है, a प्लस bx आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, 2v dv/dx हो जाएगा, बराबर इसका 0 हो जाएगा। तो b हम क्या लिख सकते हैं, b dx क्या लिख सकते हैं, dx/dx। तो ये तो वैल्यू हो गई 1, ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2v dv/dx बराबर b, या फिर इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला है, ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिक यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं v dv/dx, ये हो जाएगी आपकी b/2। इसको मार्क करके रखो, ये आपका काम का है अभी।
ठीक है, ये b/2 आ गया, समझ गए, ये b/2 आ गया। और हमें पता है जो a की वैल्यू होती है वो dv/dx होती है। a की वैल्यू क्या होती है? dv/dx होती है, ठीक है। तो अगर dv/dx आपको दिया गया है, dv/dx आपके पास है, तो देखिए थोड़ा कलाकारी करनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। अगर हम इसको dx/dt कर दें, dx/dt कर दें, क्या कर दें, dx/dt से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आएगा, v dv/dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा? v dv/dx आ जाएगा। और v dv/dx कितना है आपका? v dv/dx हमने अभी निकाला है, ये हो जाएगा आपका b/2। कितना हो जाएगा? ये आपका b/2 हो जाएगा, है ना, bv/2। क्लियर, समझ गए? सॉरी, हाँ, ये आपका b/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका b/2 हो जाएगा, है ना। एक बार और v dv/dx, ये b/2 हो गया। अब यहाँ पे b कांस्टेंट है तो a भी कांस्टेंट होगा। अब देखो a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? b/2 आई। अब b तो कांस्टेंट है तो a की वैल्यू भी क्या होगी? a भी कांस्टेंट होगा। और इसका आंसर क्या आएगा? यूनिफॉर्म आएगा। क्या आएगा? यूनिफॉर्म आएगा। समझ गए? क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R and 2R are connected in parallel combination. This combination is connected in series with a battery of potential difference V. Find the ratio of heat dissipated in two resistances. तो भैया रेशियो ऑफ हीट डिसिपेशन यानी R1 की वैल्यू आपको क्या R ओम दे रखा है, R2 की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा आपको? R2 की वैल्यू आपको 2R ओम दिया है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें? तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है, तो H इसका जो वैल्यू होगा वो v²t/r आता है, v²RT आता है, ठीक है, v²r इंटू टी आता है। तो भैया H1 और H2 का रेशियो रेजिस्टेंस के टर्म में देखा जाए तो जो रिलेशन निकलता है कि जो H आपका हीट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से आप H1/H2 बराबर R2/R1 कर सकते हो। R2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 2R, R1 का R, तो ये रेशियो कट के 2/1 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या आएगा? 2/1 आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि द डिस्पर्सन इज, अगर हम डिस्पर्सन की बात करें क्या होता है डिस्पर्सन का मतलब समझते हो कि लाइट, जो व्हाइट लाइट होती है उसका स्प्लिट होना, टूटना, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट रे, नहीं भैया बेंडिंग नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल, ये भी नहीं होगा। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, देखो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, क्या करती है? मीडियम चेंज करते हैं। मान लो मीडियम चेंज हुआ तो ये अलग अलग कलर्स में क्या होती है? स्प्लिट अप हो जाती है, स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेनबो फॉर्मेशन तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये आपका क्या होता है बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी NS की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आपको दे रखा है कितना? सेकेंडरी कॉइल का 200, प्राइमरी का 500। तो ये 200 है और प्राइमरी का 500 है, ठीक। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द प्राइमरी कॉइल यानी IP आपको दे रखा है, कितना हो जाएगा? 48 एम्पियर। आपको IS फाइंड करना है। तो बेटा जो जिन लोगों ने ट्रांसफार्मर का पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत AC में पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर का इंडक्शन में पढ़ा होगा, तो उन्हें ये बातें पता होंगी। हम ये कर सकते हैं, कैसे करेंगे? हमें पता है NP अपॉन जो NS का रेशियो होता है वो IS अपॉन IP के बराबर होता है। किसके? IS अपॉन IP के, ठीक है। तो NP हमें 500 दिया है, NS हमें दिया है 200, बराबर है IS हमें फाइंड करना है, IP 48 दिया है। चल भाई इसको इधर लेके आते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 5/2 इंटू 48 बराबर IS आ जाएगा। तो 2 2 जा 2 4 जा, तो 25 चौका 24 पंचे कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 2 2 पंचे 10, 2 12, 120 एम्पियर। कितना? 120 एम्पियर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज 75%। तो भैया इफिशिएंसी की बात किया तो नीटा का फॉर्मूला आपको पता है 1 - T1/T2 होता है। 1 - T1/T2 इफिशिएंसी की बात करेगा तो आपको तो पता है 1 - T1/T2 होता है। ये बात तो पता ही होगी ना।
कि T2/T1 होता है। हाँ, यहाँ पे देखो T2/T1 होता है, यही गलती होती है, यही गलती होती है, गलती को इग्नोर करना। T2/T1 होता है, ये क्या होता है T2/T1। अब आपको दे रखा है टेम्परेचर ऑफ सिंक और देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स। तो भैया टेम्परेचर ऑफ सिंक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2 बोलते हैं। हमें सिंक T2 क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, ये सिंक का टेम्परेचर होता है और ये सोर्स का होता है। और आप सभी को पता है सिंक का टेम्परेचर कम होता है कंपेयर टू सोर्स, सोर्स का ज़्यादा होता है। चलो भैया फाइंड करते हैं। हमें नीटा 75 दिया है, कितना दिया है 75/100 दिया है, बराबर कितना है आपका T2। T2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस T2 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 300 बटे आपका T सोर्स यानी T1। आपको T1 ही तो फाइंड करना है। और T1 कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से बताओ। T1 अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो T1 फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जल्दी से बताओ। हम 1 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो 1 माइनस में आएगा, क्या आएगा 1 माइनस में, है ना। तो ये जो आपका इक्वेशन बनेगा ये कितना बन जाएगा, ये आपका T1 बराबर कितना हो जाएगा। अगर T1 के बराबर देखा जाए तो 300/1 माइनस इसको लिख सकते हैं 0.75, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो T1 की वैल्यू आएगी वही आपको लिखना है यहाँ पे। अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है T1 की वैल्यू, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 300/0.25 आ जाएगा। तो भैया आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो और 300 है इंटू 100 कर सकते हो अपॉन 25 कर सकते हो। तो 25 चौका 100 हो सकता है, 4 3 1200 हो सकता है, यानी 1200 केल्विन में था ना, तो 1200 केल्विन इसका आंसर होगा। कहीं दिया है ऑप्शन नंबर डी आपका 1200 केल्विन आपको दे रखा है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन तो आपके लिए शायद आसान होना चाहिए। बिल्कुल आसान है ही। क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 75%। तो जो जी में डिक्रीमेंट हो रहा है 75% का हो रहा है, ठीक है। एट अ हाइट h अबव द सरफेस द अर्थ, फाइंड h इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको h की वैल्यू r के टर्म में फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से बताइए। h की वैल्यू आपको r के टर्म में फाइंड करनी है, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो g का रिडक्शन कितना 75% हो रहा है बेटे, ठीक है। तो जो h होगा वो 25% ऑफ g हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। h को 25% ऑफ g हम लिख सकते हैं, यानी जो g की वैल्यू आएगी वो 0.25 टाइम्स g आ जाएगा, है ना। 0.25 टाइम्स g हो जाएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। तो g डैश की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी g/4 हो जाएगी। कितना g/4 हो जाएगी। तो g डैश की वैल्यू g/4 हो जाएगी। अब आपको पता है हाइट में वेरिएशन की बात कर रहा है, हाइट में वेरिएशन की बात कर रहा है। तो हाइट में जब वेरिएशन की बात कर रहा है तो हाइट में वेरिएशन के लिए आप जी की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हो ना। तो जी डैश आपका जी डैश अपॉन आपका जी हो जाएगा। अपॉन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताओ जल्दी से। अब जब हाइट में जी की वैल्यू आप फाइंड करते हो तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनता है, 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू कितनी है, g/4 है, बराबर होगा g अपॉन 1 प्लस h/r का स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, यानी ये टर्म इसके बराबर आ जाएगा, पलट देंगे तो यानी अब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एच अपॉन, देखिए ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एच अपॉन आर बराबर हम करेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि स्क्वायर है ना, साइड हटेगा। तो यहाँ पे 2 को 1 को उधर लेके जाओगे तो h/r, अगर हम h/r की वैल्यू को देखें, ये जो हमारा h/r की वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है आपका 1 आ जा रहा है, यानी हमारा h जो है वो r के बराबर है, यानी h जो है हमारा r के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ये आपका आंसर होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि a wire of length 2 मीटर is bent, 2 मीटर का वायर है जिसको बेंड कर दिया, फॉर्म अ सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल इफ द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर। तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट आपको फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो म्यू बराबर क्या होता है, NIA होता है। फॉर्मूला बेसिकली हम लोग यही यूज करने वाले हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें दी गई हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो L कितना दिया गया है आपको, 2 मीटर दिया गया है। अब ये जो 2 मीटर है सर्कल में इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर बराबर 2, यानी आप लिख सकते हो r बराबर क्या हो जाएगा 1/पाई,
यहाँ से r की वैल्यू 1/पाई हो गया। अगर रेडियस की बात करें तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/पाई आ गई। अब एरिया की बात कर लें तो पाई r स्क्वायर होता है, तो r की वैल्यू 1/पाई है, तो पाई इंटू 1/पाई का स्क्वायर, तो ये एक पाई से एक पाई कर देगा तो यहाँ बचेगा 1/पाई। एरिया भी कितनी आ गई 1/पाई, ये आपकी एरिया भी आ गई 1/पाई। ठीक है, एरिया भी आपकी 1/पाई आ गई। तो आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट NIA। टर्न कितना है 1, करंट कितनी है, करंट 1, आपका करंट भी 1, एरिया कितना है 1/पाई। सब काटोगे तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो 1/पाई ही आने वाला है, 1/पाई। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब लास्ट में आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ करंट कैरिंग वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड करंट I इज V। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू यहाँ पे V दी गई है। इफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड देन न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम करंट I को 2I कर देते हैं और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को 2A कर देते हैं, तो जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो बेटा इसको सॉल्व करने के ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमें बस दिमाग लगाना है। हमें पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन आता है NEAVD। अगर पहला केस अप्लाई करोगे तो I जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी NEAV आएगी पहले केस के लिए। V क्या है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, अगर यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले केस में निकालोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप यहाँ से निकालते हो तो I/NEA हो जाएगा पहले केस के लिए। अब हमें V डैश फाइंड करना है। हमने क्या किया, करंट को डबल किया, किसको 2I कर दिया, ठीक, और एरिया को भी हमने क्या कर दिया 2A कर दिया। तो ध्यान से देखो ये भी किसके बराबर आ गया, ये भी आपका V के बराबर आ गया। यानी V बराबर, यानी जो आपका V है वो आपके V डैश के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया V डैश के। तो V बराबर V डैश, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर हम करंट को बढ़ा दें और एरिया को भी डबल कर दें। करंट और एरिया डबल करने पर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रिमेन्स सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपका मॉडल पेपर हुआ सॉल्व। कमेंट जरूर करना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताना। जो क्वेश्चन ना समझ में आया उसको भी कमेंट में करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।